सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है एजर डेल का अनुभव शंकु। इसे हम एडगर डेल भी बोल देते हैं। तो इसका अनुभव शंकु, अनुभव त्रिकोण या कोन मॉडल क्या था, वो कुछ इस प्रकार का था। यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बीएड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टेक्नोलॉजी के पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसको जरूर पढ़कर जाना है आपको, अगर आप मेरठ यूनिवर्सिटी या सहारनपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। एडगर डेल का अनुभव शंकु या फिर एजर डेल का अनुभव शंकु, एजर डेल्स कोन मॉडल, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे बात एक ही है। अब देखो, एजर डेल ने या एडगर डेल ने हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा था। एजर डेल ने कहा था, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो छात्रों की कुछ इंद्रियां सक्रिय होती हैं जिसके द्वारा छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक को पढ़ाते टाइम छात्रों की अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना चाहिए। जितनी ज्यादा इंद्रियां छात्रों की सक्रिय रहेंगी, उतना ही अच्छा ज्ञान छात्र प्राप्त करेंगे। मतलब क्या हुआ, शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा है तो शिक्षक को ऐसी तकनीकी का, ऐसी शिक्षण विधियों का या ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय हो जाएं। इससे छात्रों को अधिक अनुभव प्राप्त होंगे सीखने के, और छात्र जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी होता है। अगर छात्रों की कम इंद्रियां सक्रिय हैं तो छात्र जो ज्ञान सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो स्थायी नहीं होता, अधिक वह अस्थायी ज्ञान होता है। ये एडगर डेल ने कहा। तो एडगर डेल के अनुसार अगर एक शिक्षक खड़ा होकर पढ़ा रहा है, सिर्फ बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, बोल रहा है क्लास में, तो उस टाइम पर, उस कंडीशन में छात्रों की सिर्फ एक इंद्री सक्रिय है, श्रवण इंद्री, क्योंकि बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। तो इस कंडीशन में बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो कम स्थायी होगा, क्योंकि छात्रों को कम अनुभव प्राप्त हो रहे हैं सीखने के। इसकी तुलना में अगर टीचर लेक्चर ले रहा है, छात्रों को बोलकर ज्ञान प्रदान कर रहा है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा है, कोई पिक्चर वगैरह दिखा रहा है, छात्रों को कुछ दिखा भी रहा है, तब उस कंडीशन में स्टूडेंट्स टीचर को सुन भी रहे हैं और टीचर जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, जो पिक्चर दिखा रहा है, छात्र उसे देख भी रहे हैं। यहाँ पर छात्र देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यहाँ पर छात्रों की दो इंद्रियां सक्रिय हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर छात्र जो अनुभव प्राप्त करेंगे वे यहाँ से ज्यादा होंगे, सिर्फ सुनने वाले से ज्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर छात्र जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो थोड़ा और स्थायी होगा खाली सुनने से। इसके अलावा अगर छात्र किसी क्रिया को खुद करेंगे, खुद करके सीखेंगे, यहाँ पर छात्र बहुत सारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे खुद करेंगे, महसूस करेंगे उसे, उस चीज को फील भी करेंगे जिससे वे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो स्पर्श इंद्रिय भी यहाँ पर सक्रिय रहेगी, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों की बहुत सारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। इस वजह से यहाँ पर छात्र जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी होगा। यही बात एडगर डेल ने कही कि एक शिक्षक को कक्षा में ऐसी विधियों या सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों की ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां सक्रिय हो सके, क्योंकि जितनी ज्यादा इंद्रियां छात्रों की सक्रिय होंगी उतने ही अधिक सीखने के अनुभव उन्हें प्राप्त होंगे और उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा। तब यहाँ से हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं कि एक टीचर क्लासरूम में अलग अलग काम कराता है जिनसे छात्रों की अलग अलग इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तब इसी को समझाने के लिए एडगर डेल ने अपना एक डायग्राम दिया। उसमें डायग्राम में एडगर डेल ने क्या किया, जो एक्टिविटी एक टीचर क्लासरूम में कराता है, उन एक्टिविटीज से छात्रों को कितने अनुभव प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानकारी दिया है। तब एडगर डेल ने क्या किया, एक अपना त्रिकोण बनाया है, शंकु बनाया है, जिसमें एडगर डेल ने यह समझाने की कोशिश किया है शिक्षक को, जितने भी शिक्षक होते हैं उन सभी शिक्षकों को, कि आप कौन कौन सी क्रिया क्लासरूम में कराते हैं और उन क्रियाओं द्वारा कितने अनुभव छात्रों को प्राप्त होते हैं। जितने ज्यादा अनुभव छात्रों को प्राप्त होंगे उतने ज्यादा उनके द्वारा ज्ञान स्थायी होगा, और शिक्षक को वे क्रिया करानी चाहिए क्लासरूम में जिनसे छात्रों को ज्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं। अब समझ पाए एडगर डेल का अनुभव त्रिकोण क्या है। एडगर डेल ने सिर्फ हमें यह बताने की कोशिश की है, एक टीचर क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी कराता है उन एक्टिविटीज से छात्रों को कौन कौन से अनुभव, कितने अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस एक्टिविटी से ज्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं उसको ये एडगर डेल ने ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि जितने ज्यादा अनुभव छात्रों को प्राप्त होंगे उतना ज्यादा ही छात्रों का ज्ञान स्थायी होगा जो भी वे सीख रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एडगर डेल के, एजर डेल के अनुभव शंकु के बारे में। यह एक प्रकार का वर्गीकरण है जिसे एजर डेल या फिर एडगर डेल ने प्रस्तुत किया था। इस वर्गीकरण में डेल ने शिक्षण तकनीकों व श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा छात्रों को प्राप्त होने वाले अनुभव को दर्शाया है। तो अपना जो इनका वर्गीकरण है उसमें एजर डेल ने क्या दर्शाया है, जो शिक्षक तकनीकी या फिर सहायक सामग्री यूज करता है क्लास में, उससे कितने अनुभव प्राप्त होते हैं छात्रों को, वो दर्शाया है अपने इस त्रिकोण में एडगर डेल ने।
डेल ने इस वर्गीकरण को अनुभवों का शंकु कहा है। इस वर्गीकरण के पीछे डेल की यह धारणा थी कि यदि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने शिक्षण कार्य से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों व कर्म इंद्रियों की संख्या में वृद्धि कर दें, तब छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों की गहनता भी बढ़ जाएगी, जिससे छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होगा। उन्होंने कहा, यदि हम छात्रों की सिर्फ एक इंद्रिय को सक्रिय करके ज्ञान प्रदान करेंगे छात्रों को, तब वह अधिक स्थायी नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों को जो अनुभव प्राप्त होंगे उनकी संख्या कम होगी। इसके विपरीत अगर हम छात्रों की बहुइंद्रियों को सक्रिय करके छात्रों को ज्ञान प्रदान करेंगे, तब छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव बढ़ जाएंगे, जिससे जो ज्ञान छात्रों ने प्राप्त किया है वह अधिक स्थायी होगा। यह प्रक्रिया बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाती है। अर्थात डेल ने बहुइंद्रिय अनुदेशन को बढ़ावा दिया। मतलब बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है? बहुत सारी इंद्रियों को सक्रिय करके ज्ञान प्रदान करना बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। तो डेल ने यही कहा, छात्रों की ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को सक्रिय करके हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए, और यह प्रक्रिया ही बहुइंद्रिय अनुदेशन कहलाती है। यह भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ भी लेंगे। इस प्रकार डेल ने विभिन्न शिक्षण कार्य से छात्रों को प्राप्त होने वाले अनुभवों के विषय में हम जानकारी प्रदान की है हमें। तो डेल ने क्या कहा है, एक टीचर क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटी कराता है। उन एक्टिविटीज से छात्रों को अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं, किसी से कम होते हैं, किसी से ज्यादा होते हैं। तो डेल ने एक डायग्राम बनाया है, उसमें डेल ने हमें यह बताया कि ये सारी एक्टिविटी हैं जो एक टीचर क्लासरूम में कराता है, और इनसे ये अनुभव प्राप्त होते हैं बच्चों को। डेल ने हमें यही बताने की कोशिश की है। तो डेल ने यह भी कहा है साथ में कि ऐसी एक्टिविटी जिनसे छात्रों को ज्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें हमें क्लास में कराना चाहिए। एक टीचर को उन्हें क्लास में ज्यादा कराना चाहिए। जिनसे ज्यादा छात्रों को ज्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, मतलब छात्रों की ज्यादा इंद्रिय सक्रिय है। जितनी ज्यादा इंद्रिय छात्रों की सक्रिय रहेंगी, उतने ही ज्यादा छात्रों को अनुभव प्राप्त होंगे। अब ये डेल का अनुभव शंकु है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डेल ने क्या किया है, एक अनुभव शंकु दिया है हमें, अनुभव त्रिकोण दिया है। इस अनुभव त्रिकोण में डेल ने हमें यह बताया है कि शिक्षक जो भी एक्टिविटीज क्लास में कराता है, उससे कितने प्रकार के अनुभव या कितने अनुभव छात्रों को प्राप्त होते हैं। अपने इस त्रिकोण को डेल ने 5 स्तरों में विभाजित किया है। मतलब जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया एक शिक्षक क्लासरूम में करता है, उन क्रियाओं को 5 भागों में डेल ने विभाजित कर दिया है। मतलब क्या हुआ, अपने इस शंकु को डेल ने 5 स्तरों में विभाजित कर दिया है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर। तो अगर हम डेल के इस अनुभव त्रिकोण को देखें, तो इसके लेफ्ट साइड में बाईं ओर हमें स्तर देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्तर। इसके बीच में हमें वे क्रियाएं देखने को मिलेंगी, वे तकनीकियां या सहायक सामग्री जो एक शिक्षक क्लासरूम में प्रयोग करता है। राइट साइड में हमें अनुभव देखने को मिलेंगे कि किस क्रिया से कितने अनुभव छात्रों को प्राप्त हो रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में तो इस तरह का विभाजन किया गया है, किस स्तर के अनुभव या किस स्तर की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बीच में सहायक सामग्री या फिर उस क्रिया को रखा है जो एक टीचर क्लास में करता है। राइट साइड में उस क्रिया से या ये जो क्रियाएं हैं, इनसे जो अनुभव छात्रों को मिलते हैं, कितने अनुभव मिलते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। तो इस अनुभव त्रिकोण के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि एक टीचर को क्लास में क्या एक्टिविटी करानी चाहिए, या कौन सी एक्टिविटी अगर टीचर कराता है तो उससे किस प्रकार के अनुभव या कितने अनुभव छात्रों को प्राप्त होते हैं। बस यही डेल ने बताया है। अब इसकी बात करते हैं। देखो, प्रथम स्तर की अगर हम बात करें, प्रथम स्तर पर डेल ने शाब्दिक शिक्षण को ही रखा है, जो कि सबसे कम प्रभावशाली है। मतलब क्या हुआ, अगर टीचर बोलकर पढ़ाता है तो सिर्फ एक ही इंद्रिय सक्रिय रहती है, तो वह सबसे कम प्रभावशाली होता है शाब्दिक शिक्षण डेल के अनुसार। दूसरे स्तर पर डेल ने अचल चित्र रखे हैं, जो तकनीकी का प्रयोग करके नहीं बनाए जाते। बिना तकनीकी के अचल चित्र को इन्होंने दूसरे स्तर पर रखा है। जैसे हम बोर्ड पर कोई चित्र बना देते हैं, या फिर छात्रों को कोई पिक्चर लाकर दिखा देते हैं। प्रोजेक्टर मतलब कोई पिक्चर होती है, चार्ट पर कोई पिक्चर बनाकर दिखा देते हैं। तो अगर कोई टीचर अचल चित्र मतलब कोई पिक्चर बनाकर दिखा रहा है और लेक्चर ले रहा है, तो यहाँ पर छात्रों की 2 इंद्रिय सक्रिय हैं। मतलब छात्रों को थोड़े ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अनुभव भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। प्रथम स्तर से ज़्यादा अनुभव द्वितीय स्तर पर प्राप्त होते हैं छात्रों को। अगर डेल के अनुभव त्रिकोण में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, पहले स्तर से अंतिम स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो अनुभव बढ़ते हैं छात्रों के। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में। डेल के अनुभव त्रिकोण में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तब छात्रों के अनुभव बढ़ते हैं। तो प्रथम स्तर पर सिर्फ शाब्दिक शिक्षण है, तो सबसे कम अनुभव प्राप्त होंगे। द्वितीय स्तर पर अचल चित्र है, बिना तकनीकी वाला, हैंडमेड, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अनुभव प्राप्त होंगे पहले स्तर से, लेकिन बाकी कम ही अनुभव प्राप्त होंगे इसमें भी। तीसरे स्तर पर अचल चित्र ही आते हैं, लेकिन तकनीकी वाले अचल चित्र, जैसे OHP का प्रयोग करके, किसी प्रोजेक्टर वगैरह का प्रयोग करके हम छात्रों को पिक्चर दिखा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्तर पर हम तकनीकी का प्रयोग करके छात्रों को पिक्चर दिखाते हैं तो ज़्यादा पिक्चर दिखा सकते हैं, 10 12 15 20 पिक्चर दिखा सकते हैं। इस वजह से छात्रों को ज़्यादा अनुभव मिलते हैं तीसरे स्तर पर। दूसरा स्तर और तीसरा स्तर एक तरह का ही होता है, अचल चित्र दिखाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक या दो अचल चित्र दिखा सकते हैं क्योंकि हम हाथ से बनाकर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर तकनीकी के माध्यम से हम दिखाते हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा अचल चित्र दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर छात्रों के अनुभव दूसरे स्तर से ज़्यादा होते हैं। चतुर्थ स्तर की अगर हम बात करें तब यहाँ पर चलचित्र आ जाते हैं, मतलब कोई मूवी वगैरह, फिल्म वगैरह, नाटक वगैरह, हम न्यूज़ वगैरह टीवी पर दिखाते हैं, मोबाइल में दिखाते हैं, कंप्यूटर में दिखाते हैं। यहाँ पर चलचित्र आते हैं, कोई टीवी वगैरह दिखाते हैं, तो यहाँ पर छात्रों के अनुभव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट स्तर को हम प्रत्यक्ष अनुभव बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे खुद काम करते कर देखते हैं, तो यहाँ पर छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और सबसे ज़्यादा अनुभव छात्रों को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो डेल ने एक अनुभव त्रिकोण दिया है जिसमें डेल ने ये बताने की कोशिश की है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री या जो एक्टिविटी एक टीचर क्लासरूम में करा रहा है उससे कितने अनुभव छात्रों को प्राप्त हो सकते हैं। अगर टीचर बोलकर पढ़ाता है तो सबसे कम अनुभव छात्रों को प्राप्त होंगे, ज्ञान सबसे कम स्थायी होगा। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव, अगर बच्चे उस काम को करते हैं, खुद काम को करते हैं, करके सीखते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त होंगे और ज्ञान स्थायी होगा। तो डेल ने यही कहा है कि आप ऐसे एक्टिविटी कराओ जिससे छात्रों के इंद्रिय ज़्यादा सक्रिय रहें और उन्हें अच्छे अनुभव, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो। मतलब लास्ट की जो ये दो हैं, इन दो पर ज़्यादा बल देने के लिए डेल ने कहा है। लेकिन ये पहली तो होती हैं, ये तो कम ही होती हैं, क्योंकि इनसे अगर हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगा। तो डेल के अनुभव त्रिकोण का ये लाभ है, इसका प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं, एक टीचर क्लासरूम में जो एक्टिविटी करा रहा है, इस अनुभव त्रिकोण का प्रयोग करके एक टीचर जान सकता है कि ये एक्टिविटी छात्रों को कितना ज्ञान प्रदान कर रही है, ज्ञान कितना स्थायी है, इससे छात्रों को कितने अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। तो इस अनुभव त्रिकोण का ये लाभ है। यहाँ पर अगर हम बीच में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो भी क्लासरूम में एक टीचर कराता है वो सब आ गई है। यहाँ पर तो सिर्फ बोलना है, यहाँ पर लेक्चर ले रहा है टीचर और उसके साथ साथ कोई पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ पर तकनीकी के प्रयोग करके एक टीचर लेक्चर ले रहा है, सब कुछ आ जाता है। एक चलचित्र, अगर टीचर कोई वीडियो वगैरह दिखाता है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आएगा, एक्टिविटी के द्वारा सीख रहे हैं। तो ये अनुभव है, 5 स्तरों में इन अनुभव को डिवाइड किया है एडगर डेल ने कि 5 स्तर में हम छात्रों को अनुभव प्रदान करते हैं। ये सबसे कम प्रभावशाली होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं हम। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है डेल का अनुभव त्रिकोण क्या होता है, इसका क्या लाभ होता है। डेल ने कक्षागत साधनों व तकनीकी से छात्रों को प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर एक वर्गीकरण तैयार किया जिसे अनुभव शंकु कहा जाता है। तो कक्षा में जो साधन या तकनीकी एक टीचर प्रयोग कर रहा है अपनी टेक्निक पढ़ाने की, उससे छात्रों को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके आधार पर एक वर्गीकरण तैयार किया डेल ने, जिसे अनुभव शंकु कहा जाता है। इस वर्गीकरण में डेल ने शिक्षण कार्यों के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें शंकु के आकार की विभिन्न श्रेणियों में रखा है। इसमें अमूर्त चिंतन से लेकर प्रत्यक्ष अनुभव सभी अनुभवों को स्थान दिया गया है। ये अमूर्त चिंतन होता है और ये प्रत्यक्ष अनुभव है, मतलब सभी अनुभव छात्र जो प्राप्त करते हैं उन सबको स्थान दिया गया है डेल के इस अनुभव त्रिकोण में। यदि हम इस अनुभव त्रिकोण पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि डेल ने छात्रों को प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर अपने अनुभव शंकु को 5 स्तरों में विभाजित किया है। ये 5 स्तर हैं। शंकु के बाईं ओर स्तरों का वर्णन है, इन 5 स्तरों का वर्णन है, ये बाईं ओर है लेफ्ट साइड। बीच में सहायक सामग्री व तकनीकों को स्थान दिया गया है। जो सहायक सामग्री एक टीचर यूज करता है, जो तकनीकें यूज करता है एक टीचर क्लासरूम में, उन्हें स्थान दिया गया है। साथ ही दाईं ओर विभिन्न शिक्षण कार्य द्वारा प्राप्त होने वाले अनुभव को दर्शाया गया है। तो दाईं ओर बहुत सारे अनुभवों को दर्शाया गया है जो इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा या शिक्षण कार्यों के द्वारा छात्र प्राप्त करते हैं। शंकु प्रतिमान में ऊपर से नीचे जाने पर अनुभवों में बढ़ोतरी होती है। जितना हम ऊपर से नीचे जाएंगे उतना ही छात्र जो अनुभव प्राप्त करते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस शंकु में ऊपर नोक पर मौखिक संप्रेषण को स्थान दिया गया है। मौखिक संप्रेषण, ये शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक शिक्षण, अर्थात यह सबसे कम प्रभावी माना जाता है। सबसे नीचे प्रत्यक्ष व वास्तविक अनुभव को शामिल किया गया, मतलब ये सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं। तो इस अनुभव त्रिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं अगर कोई टीचर सिर्फ बोलकर पढ़ा रहा है तो ज्ञान स्थायी नहीं है, लेकिन बच्चे अगर खुद करके सीख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज्ञान स्थायी है। लेकिन अगर हम टीवी वगैरह का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहे हैं तो भी ज्ञान स्थायी है, लेकिन करने से कम स्थायी है। तो इस आधार पर हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी छात्रों के जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, कितना ज्ञान उनका स्थायी प्राप्त हो रहा है उन्हें, उसके बारे में हम बता सकते हैं इस त्रिकोण का लाभ लेकर।
अब इसके बारे में लिख सकते हैं आप, एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण के अनुभव शंकु के स्तर, इस तरह से हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पर, डेल के अनुभव त्रिकोण के स्तर। तो प्रथम स्तर के बारे में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, टीचर सिर्फ बोलता है, मौखिक संप्रेषण होता है, छात्रों को कम अनुभव प्राप्त होते हैं। द्वितीय स्तर पर आप लिख सकते हैं, टीचर बोलता है, बोलकर लेक्चर लेता है, लेकिन कोई पिक्चर वगैरह दिखाता है, श्यामपट्ट पर कोई पिक्चर बना सकता है, इसके अलावा मतलब कोई बनी बनाई प्रिंट निकाल कर ला सकता है कंप्यूटर वगैरह में से, अपनी एक प्रिंटर से, या फिर किसी चार्ट पेपर होता है आपका, उस पर कोई पिक्चर का प्रयोग कर सकता है। तो ये द्वितीय स्तर है, ये पहले से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा भी अनुभव छात्रों को प्राप्त नहीं होते। 2 इंद्रिय ज़्यादा से ज़्यादा इनकी यहाँ पर सक्रिय रह सकती है। तृतीय स्तर द्वितीय स्तर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर छात्रों को द्वितीय स्तर से ज़्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तकनीकी का प्रयोग करके अचल चित्र दिखाते हैं। इस स्थिति में हम ज़्यादा अचल चित्र दिखा सकते हैं, हर सेकंड में अपने अचल चित्र, हर 10-15 सेकंड में या मिनट में अपना अचल चित्र बदल सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे पहले द्वितीय स्तर से ज़्यादा होते हैं। अब चतुर्थ स्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हम चलचित्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर छात्रों को अधिक अनुभव प्राप्त होते हैं, अचल चित्र होता है, क्योंकि स्टूडेंट फील भी करते हैं, मूवी चल रही है तो उस मूवी को फील भी करते हैं, उस अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं। तो चतुर्थ स्तर पर भी छात्रों को बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं, तो ये भी अच्छा माना जाता है। इसमें हम मूवी वगैरह, न्यूज़ वगैरह चलाते हैं बच्चों के लिए। पंचम स्तर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खुद करके सीखते हैं, कोई काम खुद करेंगे, खुद अनुभव लेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो यह सबसे अच्छा होता है। इसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान डेल के इस पंचम स्तर को ही मानता है, शिक्षक से यही कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए, बच्चे खुद कुछ करके सीखें। डेल के अनुसार पंचम स्तर में जो भी ज्ञान छात्र प्राप्त करेंगे, पंचम स्तर की क्रियाओं के द्वारा जो भी ज्ञान छात्रों को प्राप्त होगा वह अधिक स्थायी होगा, सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तब एक शिक्षक को अधिक से अधिक क्रियाओं का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। छात्र क्रियाएं करेंगे, क्रियाएं करके सीखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम उन सहायक सामग्री या फिर तकनीकों की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं यही कि शंकु प्रतिमान में जो सहायक सामग्री या शिक्षण कार्य हम करते हैं, उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं आप। तो ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। सबसे पहला प्रत्यक्ष अवलोकन। अगर बच्चे प्रत्यक्ष अवलोकन करके कुछ सीखेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय होती हैं। छात्र देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उस चीज़ को स्पर्श भी करते हैं, चलाकर देख सकते हैं, उसे सूंघ भी सकते हैं। जो प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब चीज़ उनके सामने है। अगर हम चाकू के बारे में बता रहे हैं या माचिस के बारे में बता रहे हैं, तो माचिस उनके सामने में रख दिया, बच्चे उसे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा बच्चे अच्छा सीखते हैं। तो ये क्या है, ये हेडिंग जो है क्रियाएं हैं जो एक टीचर कराता है। तो इन क्रियाओं से छात्रों को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आप अपनी मर्जी से अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दूसरा होता है करके अनुभव प्राप्त करना, मतलब बच्चे कुछ काम खुद कर रहे हैं। अमोनिया बनानी है तो बच्चे अनुभव कर रहे हैं, खुद अमोनिया बनाकर देख रहे हैं, तो इससे भी बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। ये पंचम स्तर है, ये 5th स्तर है। यहाँ पर बच्चे खुद अनुभव करके अनुभव प्राप्त करेंगे, तो ये अच्छा माना जाता है। नाटक में भागीदारी, देखो यहाँ पर बच्चे खुद अनुभव तो नहीं कर रहे हैं उस चीज को करके, लेकिन उसका एक नाटक कर रहे हैं, तो उसके जैसा सही है। तो नाटक में जो भागीदारी कर रहे हैं बच्चे, ये करके सीखने से तो कम प्रभावी होता है, लेकिन वैसे प्रभावी होता है, ये अच्छा प्रभावी होता है। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई कैसे हुई थी, अगर वे लड़ेंगे तो वो तो करके अनुभव होगा, लेकिन अगर बच्चे नाटक कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, तो वो भी एक तरह से वास्तविक अनुभव ही होते हैं, लेकिन ये रियल करने से थोड़ा कम प्रभावी होते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है। नाटक में भागीदारी कर रहे हैं तो ये 5th स्तर पर ही आता है ये भी, लेकिन ये अच्छा होता है वैसे। तो बच्चे अगर नाटक में भागीदारी करेंगे तो वो भी प्रभावी रहता है, लेकिन अगर बच्चे रियल में ही उस काम को करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी रहता है। प्रदर्शन द्वारा सीखना, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन द्वारा जो अनुभव होते हैं, मतलब टीचर कुछ दिखा रहा है उन्हें, तो इसमें भी मतलब ये अच्छा माना जाता है, ये भी प्रदर्शन द्वारा सीखना, लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पिक्चर दिखाता है बच्चों को, टीचर कुछ दिखाता है और उसके बारे में बोलता है और बताता है और उस चीज़ को दिखाता भी है। तो यहाँ पर 2 इंद्रियां सक्रिय रह सकती हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चे, समझते हैं, सुनते भी हैं, तो ये भी मतलब दूसरे 2nd स्तर पर आप समझ सकते हैं, इसको 2nd स्तर पर आता है। शैक्षिक भ्रमण, मतलब बच्चे खुद फील्ड ट्रिप घूमने जा रहे हैं। अगर ताजमहल की जानकारी हमें बच्चों को देनी है, तब ताजमहल लेकर जा रहे हैं हम अपने बच्चों को, तो ये 5th स्तर पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे
खुद अनुभव करेंगे, उस चीज़ को फील करेंगे, देखेंगे, तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं ये वास्तविक अनुभव हो जाते हैं बच्चे के लिए। प्रदर्शनी, एक तरह से प्रदर्शनी यही होता है, प्रदर्शन द्वारा सीखना, लेकिन यहाँ पर हम रियल ऑब्जेक्ट की एक एग्जीबिशन लगा देते हैं। प्रदर्शनी जो होती है एग्जीबिशन, छात्रों को बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वहाँ पर, तो मूल रूप से छात्र उन चीज़ों को देख सकते हैं, तो एक तरह से प्रत्यक्ष अनुभव ही उनके लिए हो जाते हैं। यहाँ पर भी बच्चे अच्छा सीखते हैं। दूरदर्शन के द्वारा तो आप जानते हैं बच्चे अच्छा सीखते हैं, क्योंकि सुनते हैं, उसको देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा महसूस भी करते हैं। तो एक तरह से ये 4th स्तर पर आता है हमारा दूरदर्शन, जो 4th लेवल है उस पर। आकाशवाणी सबसे पहला स्तर है, बेकार होता है क्योंकि कहानी सक्रिय होते हैं इसमें, सिर्फ श्रवण इंद्रिय। अचल चित्र 2nd स्तर होता है, ये 2nd और 3rd, 2nd आ जाता है इसमें और 3rd आ जाता है, दोनों के बारे में आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो 3rd हो जाएगा, बिना तकनीकी का प्रयोग करेंगे 2nd हो जाएगा। शाब्दिक शिक्षण सबसे पहले नंबर पर आता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले नंबर पर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा शाब्दिक शिक्षण दूसरे नंबर तक हम खींच सकते हैं। वैसे तो शाब्दिक शिक्षण पहले स्तर पर आता है, लेकिन इसे हम दूसरे और तीसरे तक खींच सकते हैं, जैसी सहायक सामग्री हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो बच्चे उसमें सुनेंगे भी, देखेंगे भी। श्रव्य इंद्रिय ज़्यादातर सक्रिय रहती है इसमें, लेकिन उनकी दृश्य इंद्रिय भी सक्रिय हो जाती है, जैसे भी हम उन्हें पिक्चर दिखाते हैं ऐसे से ही। तो इस प्रकार होता है ये देखो, यहाँ पर तो हमने बताया है, एक बार और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर तो हमने स्तर के बारे में बताया, तो स्तर के बारे में लिख सकते हैं आप। डेल के अनुभव त्रिकोण में इस तरह के स्तर हैं, तो उन स्तरों की जानकारी आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया है जो क्रिया एक टीचर करता है अनुभव त्रिकोण में, उन क्रियाओं के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनकी जानकारी हमने दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, डेल का अनुभव त्रिकोण ऐसा होता है कुछ, ये तो आप जानते हैं, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको, पेपर में आता है आपके। तो डेल का अनुभव त्रिकोण आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि इसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में आपको ये डायग्राम न देकर ये डायग्राम दिया है, तो ये भी सेम ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो एक एक्टिविटी टीचर कराता है, तो बस ये लिखी हुई है यहाँ पर, और ये लिख दिया गया है कि ऊपर से नीचे जाने पर छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव बढ़ेंगे। मतलब बच्चे पढ़कर जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा सुनकर सीखते हैं, और उससे ज़्यादा सहायक सामग्रियों के प्रयोग से सीखते हैं, उससे ज़्यादा मूवी वगैरह देखने से, मूवी वगैरह फिल्म वगैरह देखने से सीखते हैं चलचित्र के द्वारा, और उससे ज़्यादा एग्जीबिशन से सीखते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीबिशन में बच्चे फील कर सकते हैं उस चीज़ को। उससे ज़्यादा रोल प्ले नाटक करने से सीखते हैं, और उससे ज़्यादा वास्तविक अनुभव मतलब खुद कार्य करने से सीखते हैं। तो यही बात यहाँ पर है। यहाँ पर ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं भागों में, और ये खास खास सी एक्टिविटी यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में दिखा दी है। कहीं किसी किसी किताब में आपको ये डायग्राम भी मिल जाता है, तो ये भी आसानी, इसे भी आप आसानी से समझ लेंगे। बाकी आपको पेपर में ये बना कर आना है। अब बात करते हैं डेल के अनुभव त्रिकोण का क्या लाभ हो सकता है, इसका आप शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आसान सी बात तो यही है, तो आप समझ ही पाए। डेल के अनुभव त्रिकोण से आपको ये पता चल जाएगा जो काम आप कर रहे हैं उसके द्वारा बच्चे कितना ज्ञान ले रहे हैं और वो कितना स्थायी है। तो इसका प्रयोग करके आप अपनी टीचिंग की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं के द्वारा किन किन क्रियाओं के द्वारा आप छात्रों को ज्ञान प्रदान करेंगे। तो नीचे के 3 स्तरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में। इससे छात्रों को ज़्यादा अनुभव प्राप्त होंगे, और उनसे छात्र जो ज्ञान सीखेंगे वो स्थायी होगा। अब एक एक करके इनके लाभ की बात करते हैं, क्या लाभ शिक्षा के क्षेत्र में इसके हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सहायक सामग्री से छात्रों को प्राप्त होने वाले अनुभव की व्याख्या की गई है, तो छात्र शिक्षक को पता चल जाता है कि किस सहायक सामग्री से क्या अनुभव छात्रों को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चेंज करके उसे प्रभावी बना सकता है। यह छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक है। अप्रक्षेपित सहायक सामग्री की तुलना में प्रक्षेपित सहायक सामग्री अधिक अच्छी होती है। ये अनुभव त्रिकोण हमें ये कहता है। प्रक्षेपित सहायक सामग्री का मतलब होता है तकनीकी का प्रयोग करके कोई हम अचल चित्र उन्हें दिखा रहे हैं। सहायक सामग्री के उपयोग से ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक पक्ष भी विकसित किया जा सकता है। जो मूवी वगैरह हम दिखाते हैं उनसे हो जाता है, या बाद के जो 2 स्टेप होते हैं उनके द्वारा हम छात्रों का भावात्मक पक्ष भी विकसित कर सकते हैं। डेल ने ये कहा है। बहु इंद्रियों की सक्रियता मूल अनुभव को बढ़ाती है। जितने ज़्यादा इंद्रिय हम छात्रों की सक्रिय करेंगे उतने ही मूल अनुभव छात्रों को प्राप्त होंगे। ये बात भी डेल ने हमें बताई है। इसके द्वारा शिक्षक को सहायक सामग्री के प्रयोग और चयन में मदद मिलती है कि कौन सी सहायक सामग्री का चयन करना है। एक शिक्षक ऐसी सहायक सामग्री का चयन करता है जिससे छात्रों को ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो। इसमें मूर्त अनुभव तथा अमूर्त अनुभव सभी को उचित स्थान दिया गया है। मतलब जितने भी अनुभव छात्रों को प्राप्त होते हैं, सब कुछ इस
अनुभव त्रिकोण में है। इससे शिक्षक को अपने शिक्षण की व्यूहरचना मतलब अपने शिक्षण की तैयारी करने में मदद मिलती है, किस प्रकार मुझे छात्रों को पढ़ाना है। इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है और इसका प्रयोग करके छात्रों के ज्ञानों को हम स्थायी कर सकते हैं। तो ये हमारा डेल का अनुभव त्रिकोण था, आसान सा था, बिल्कुल ईजी है। बुक वगैरह में टफ करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता दिया है। तो डेल का अनुभव त्रिकोण क्या है? डेल ने एक डायग्राम दिया है जिसे हम अनुभव त्रिकोण बोलते हैं। इस डायग्राम में डेल ने ये बताया है जो भी एक्टिविटी, जो भी सहायक सामग्री एक टीचर क्लासरूम में दर्शाता है या यूज करता है, उनसे छात्रों को अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। तो किस एक्टिविटी से क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, उसके लिए डेल ने एक त्रिकोण बनाया है जिसे हम अनुभव का त्रिकोण बोलते हैं। तो डेल ने यही कहा है, ऐसे एक्टिविटी या ऐसी सहायक सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए एक शिक्षक के द्वारा किसी क्लास में जिनसे छात्रों को ज्यादा अनुभव प्राप्त हो, मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां सक्रिय रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा इंद्रियां छात्रों की सक्रिय रहेंगी उतने ही उन्हें सीखने के अनुभव प्राप्त होंगे और उतना ही ज्ञान में प्राप्त करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वह ज्ञान स्थायी भी होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।